नहीं सर। एक बार मैंने उसको भी बोला हुआ है, क्या नव्यांश? यस सर। हाँ, तू भी देख लियो एक बार। रिकॉर्ड। हाँ। ओके सर। सर अलाउ कर दो रिकॉर्ड करना। अच्छा, तेरे को नीचे वाला हो गया कुछ? मैं सिर्फ हिंट दूंगा इसमें। तेरे को अलाउ कर रखा है, देखना मैच। हो गया सर, हो गया। अभी तुम लोग पेपर सब लेके, रफ कॉपी वगैरह सब लेके बैठे हो ना साथ में? नोट करना पेपर, ये पेपर ऐसे सिंपल मत जाने देना। जो नहीं भी समझ आ रहा ना उसको नोट डाउन जरूर करना। आगे जाके समझ आ जाएगा वो। मिस नहीं करना इसको बिल्कुल भी। बस 1 मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। यार पूरी स्क्रीन पे नहीं आएगा पेपर ये? तुषार, तुषार, तुझे देखिए थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा इसका साइज। तू कम कम क्वेश्चन शो कर दे ना, स्टार्टिंग में 3 ही क्वेश्चन शो कर दे बेशक। धीरे धीरे करके बढ़ाता रहे। क्योंकि तो विजिबल नहीं होगा ना कोई अगर वैसे देखेगा फोन पे तो। तुषार। यस सर। हाँ, इसको एक्सपैंड कर दे, और चाहे तो 3 या 4 क्वेश्चन ही शो कर, नीचे कर दे थोड़ा सा। चाहे 3 4 क्वेश्चन ही शो कर इकट्ठे। मैं सिर्फ हिंट दूंगा, 20 25 मिनट में पेपर डिस्कस करना है मेरे को पूरा ये। नीचे कर दे। हाँ, अब सही है थोड़ा। देखो इधर। देखो पहला क्वेश्चन है 2000, वही 2024 का ही पेपर है ये, 8 अप्रैल का, इवनिंग का है ना? हाँ, देखो इधर क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है, तुषार हल्का सा ऊपर का। देखो, इन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट याद है ना? तुम्हें मैंने पढ़ाया हुआ पूरा ढंग से ये। तो इसके अंदर क्या था, फॉस्फोरस के अंदर क्या होता था? P+H2O2 प्लस HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके क्या मिलता था? क्या मिलता था पहले? H3PO4। H3PO4 में क्या डालते थे? अमोनियम मोलिब्डेट, NH4 होल ट्वाइस MOO4 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो मिलता था येलो कलर का अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। याद आ गया कि नहीं ये? NH4 होल ट्वाइस PO4.12 MOO3। और जो मेरा होमवर्क करके आ रहा है उसको वो कर रहा होगा ये होमवर्क, याद है कि नहीं ये? आयुष है क्लास में? यस सर। हाँ, आयुष, एक ये एक और एलिमेंट, सेम टेस्ट एक एलिमेंट और था उसके लिए था, किसके लिए था सेम टेस्ट? वो सल्फर के लिए। नहीं, यही वाला टेस्ट, यही वाला सेम। फॉस्फोरस के लिए और नहीं यार, किसी को भी। आर्सेनिक। कैनरी येलो, कैनरी येलो कलर की बर्ड जो यूएसए मिलती है। येलो पीपीटी था ये, याद आ गया कि नहीं आयुष? यस सर यस। मैंने कहा था कई बार ये कंबाइन करके भी दे देते हैं। मैंने कहा था कंबाइन करके देते हैं, एन के साथ एन एन लिख देगा, NH4 होल थ्राइस है, वो लिख देगा N3H12 ऐसे करके लिख देगा, पहचानना ढंग से उसको। ये तो करा रखा है और होमवर्क में करके आ रहा है क्या आयुष ये? सर ये नहीं कर रहा था, मतलब मैं सॉल्ट एनालिसिस कर नहीं रहा आयुष, था आयुष और। तेरे को दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल में एक बार जरूर आता है, मिस ना हो जाए। तेरा सही हुआ गलत हुआ ये? ये तो सही हुआ था सर, ये तो याद आ हाँ गया सही था। हुआ ना? हाँ, वो मैं समझ गया, वो क्योंकि तूने पहले बहुत बार मैंने लिखवाया हुआ है ये, है ना? यस सर।
हाँ ये करो जरूर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सीक्वेंस कौन सी रिएक्शन का आ गया है, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी आएगा यहाँ पे, सी मिसिंग है एक बार, ये करेक्शन है यहाँ पे, तो करेक्शन तुमने कर ली होगी है ना। तो इसमें तुम्हें बोला कि क्या कहते हैं, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी जीरो देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय, तुम्हें याद होगा मैंने पढ़ाते समय इस टाइप का कुछ बताया था कि नहीं। बी का कंसंट्रेशन जीरो मतलब डीबी बाई डी टी जीरो हो गया, दिस इज इक्वल टू के वन ए माइनस के टू बी, कुछ याद आया। और बी का कंसंट्रेशन क्या बोल दिया, जीरो यानी कांस्टेंट, तो डीबी बाई डी टी जीरो यानी के वन ए इज इक्वल टू के टू बी, के वन ए इज इक्वल टू के टू बी। तो इससे क्या आंसर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा, के वन ए डिवाइड बाई के टू, जब इसको तुम जीरो रख दोगे तो। समझ आ गया कि नहीं है, ये याद है क्लास में कराया हो ये भी। यस सर। थर्ड क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन, व्हेन साई साई ए एंड साई बी आर द वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एमओटी में करवा रखा है लास्ट ईयर। देन सिग्मा स्टार, अब देखो इसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता इतना, और ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। अगर तुम्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो बनाता देखो अगर बॉन्डिंग बनाना है तो बनता था एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव से, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, ये साई ए था, ये साई बी था, दोनों कंबाइन होते थे तो बड़ा एम्पलीट्यूड आएगा और मिलेगा साई ए प्लस साई बी, फाई जो आता था कि साई ए प्लस साई बी, ये बनता था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव्स। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है इस तरीके से, अगर एक ऐसे है एक क्रेस्ट के ऊपर दूसरे का ट्रफ आ रहा है, तो ये साई ए ये साई बी, नीचे साई बी एम्पलीट्यूड, तो अब जो आएगा नेट रिजल्टेंट वो बहुत कम आएगा और फाई डैश होगा वो, एंड दिस वाज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, कुछ याद आया कि नहीं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यही इसने पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं आंसर मिलता है इसका, ध्यान आ गया कि नहीं है। यस सर। ये सही है अभी तक तीन क्वेश्चन सबके। फोर्थ क्वेश्चन, which one of the following compounds will react readily with dilute NaOH, बेस है NaOH, NaOH बेस है, OH आयंस है इसके अंदर, OH आयंस का मतलब क्या देखेंगे, H2O से जो भी ज्यादा एसिडिक है, H2O से ज्यादा एसिडिक सिर्फ क्या है, फिनॉल, यही आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट। ये 17-18 मिनट से ज्यादा का पेपर नहीं था, कैलकुलेशन अगर छोड़ दें लास्ट वाली तो। द शेप ऑफ कार्बोकेटाइन इज CH3 प्लस, क्या शेप होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, कार्बोकेटाइन के अंदर डायरेक्ट बताते हैं। SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक, सही है बिल्कुल, SN2 में एक ही प्रोडक्ट बनता है, याद होगा तुम्हें, इन्वर्जन होता है सिर्फ इसके अंदर इन्वर्जन होता है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, लिखा है ना, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियोइसोमर। और SN1 रिएक्शंस जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज रेसी मिक्सचर, बिल्कुल सही है, SN1 में रेसी मिक्सचर बनता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, दोनों करेक्ट है। अब सेवंथ क्वेश्चन देखो, आगे नेम रिएक्शंस के ऊपर, जो नेम रिएक्शंस कर रहा है उससे हो गया होगा। एनिलीन में NaNO2HCl डाइजोडाइजेशन रिएक्शन है, फिर उसके H2O के साथ गर्म कर रखा है, H2O के साथ गर्म करेंगे तो मिलेगा फिनॉल, तो इसका आ गया फिनॉल। फिर फिनॉल में डाला K2Cr27, फिनॉल हो, एनिलीन हो, क्विनॉल हो, कैटकॉल हो, किसी में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया या अपने आप पड़े पड़े ये कन्वर्ट हो जाते हैं पिंक कलर के कंपाउंड में, किसमें, बेंजोक्विनोन के अंदर, ये तो बोर्ड में भी पूछा हुआ है। फिनॉल गेट्स कलर्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, एनिलीन गेट्स कलर्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ये है सही ना, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। फिनॉल में CHCl3 NaOH डाला और H प्लस, तो नेम रिएक्शन है डायरेक्ट कौन सी, रीमट T1। और फिनॉल में NaOH डाला CO2H प्लस डाला, ये भी नेम रिएक्शन है डायरेक्ट कौन सी, नहीं याद किसी को, नेम रिएक्शन नहीं याद हो रही है फिर तो गड़बड़ है। नव्यांश यस सर। कौन सी नेम रिएक्शन है ये, किसी को याद नहीं है ये, कोल्ड बेस रिएक्शन। हाँ बिल्कुल सही है इसका, आयुष का कोल्ड बेस रिएक्शन, वो ONA से स्टार्ट किया, सोडियम फिनॉक्साइड से, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस CO2 427 एटमॉस्फेयर, फिर डाइल्यूट H प्लस, याद आ गया कि नहीं है। तो सेवंथ का आंसर तुम लोग इसके, हाँ इसके अकॉर्डिंग निकाल लेना, क्या आंसर आता, A का सेकंड आया, B का फोर्थ आया, A का सेकंड B का फोर्थ कहाँ पे देखो जरा, ये रहा, यही आंसर क्या फोर्थ, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद बेयर्स टेस्ट, ये बेयर टेस्ट किसके लिए होता है, बेयर टेस्ट यानी केमनोफोर टेस्ट किसके लिए था, अनसैचुरेशन का टेस्ट था ये, याद आ गया कि नहीं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से डिफरेंशिएट करने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए था, फिनॉल्स के लिए, याद आ गया कि नहीं, ये रेड कलर मिलता था सिलिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, ROH की रिएक्शन कराते थे, NH4 होल ट्राइस CeNO3 होल 4, याद आया कुछ कि नहीं है, CeNO3 होल 6, तो रेड कलर का कंपाउंड मिलता था, क्लास में कर रखा है, डिस्टिंक्शन में है, डिस्टिंक्शन जिसने किया होगा, नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन जो तुम्हें बोल रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ गई ना सीधा, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि याद करो जरूर इसको। सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए आ गया, ये 11th वाले बच्चों को भी करना चाहिए नेम रिएक्शन जरूर, ये आ गया एल्कोहल्स के लिए, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप के लिए। थैलिन डाई टेस्ट
ये भी तुम्हें पता है किसके लिए है, फिनॉल के लिए और एनिलीन के लिए। फिनॉल के साथ ऑरेंज डाई, एनिलीन के साथ येलो डाई। शिफ्ट टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड रिस्टोर द पिंक कलर ऑफ शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट बेस, याद है ना पूरा, ये सब करा रखा है। तो इसमें देख लो, ए का फोर्थ, ए का क्या है फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ बी का थर्ड है कहीं, ए का फोर्थ बी का थर्ड, ये रहा फोर्थ आंसर। देखो फोर्थ आंसर देख लो। पेपर सॉल्व करने का तरीका भी देखा करो कि पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है, जल्दी से जल्दी होगा पेपर ये, अगर तुम लोग बहुत सारे पेपर प्रैक्टिस कर लोगे तभी रैंक 1 to 100 में तभी सोच सकते हो तुम लोग, नहीं तो नहीं सोच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 15। पहला क्या है, डाई नाइट्रोजन इज ए डायटोमिक गैस विच एक्ट्स लाइक, बिल्कुल सही है ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है ना लास्ट ईयर इनऑर्गेनिक में, ये तो डायरेक्ट आएगा। मैंने भी तुम्हें बोला ना, कल मैंने टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था मल्टीपल बॉन्डिंग बड़ा टॉपिक है, बाद में कराऊंगा, याद आया कुछ कि नहीं। N2, Yes, sir. नव्यांश कुछ याद आया, N2 क्यों है गैस और P2 नहीं एग्जिस्ट करता, वही चीज है ये, सही है। यस सर। तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर दूसरी स्टेटमेंट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 +3 +5, कह सकते हैं, कह सकते हैं, ये भी ट्रू मानूंगा मैं इसको, इसको कह सकते हैं। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई पी पाई, ये तो मैंने कल लाइन बोली थी क्लास में, ये लाइन में बोली है क्लास में मैंने। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये गलत है, ये भी मैंने कल क्लास में बोला है, ये भी गलत है, ये गलत है, याद है ना। हायर स्टेट की बीच में म्यूट कर लो, ये कौन बोल रहा है बीच में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन शोज है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6, ये भी गलत है, तो डी और ई गलत है। तो इसे बोला चूज द करेक्ट आंसर, देखो ऊपर लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, नीचे बोला करेक्ट आंसर चूज करो। करेक्ट आंसर मतलब कौन से इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन से है, डी एंड डी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ढंग से रीड करना है, उल्टे सीधे तरीके से रीड कर लिया ना तो वहां पे करेक्ट आंसर ही मार्क कराओगे फिर, सही ना। अब हालांकि इसमें ए बी और सी करेक्ट है, वो दे नहीं रखा है। फिर अगला क्वेश्चन, ये देखो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने कहा था लोएस्ट सम रूल कभी फॉलो मत करना, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना। यहां से स्टार्ट करेंगे तो 2 पे मिथाइल आ रहा है, अगर तुम यहां से स्टार्ट करते तो 3 पे मिथाइल आता, इसलिए गलत हो जाता तुम्हारा। तो 2 पे मिथाइल, 2 3 4 5 6, तो 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, याद आ गया कि नहीं, ये भी पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, ये स्टार्टिंग की पहली क्लास में ही डिस्कस हो गया होगा एल्केन्स के अंदर, लोएस्ट सम रूल। अब Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस गिव्स CrO4 2 नेगेटिव, तुम्हें अगर इसकी क्वेश्चन याद है तो बहुत अच्छी बात है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2O, ये डी एंड एफ ब्लॉक की इक्वेशन है, प्लस गिव्स CrO4 2 नेगेटिव प्लस 2H प्लस। तो अगर मीडियम एसिडिक तो H प्लस आयंस ज्यादा, मीडियम एसिडिक तो H प्लस, ये होता है येलो कलर का, ये होता है ऑरेंज कलर का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कलर ऑफ K2Cr2 7। मीडियम एसिडिक तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, कलर हो गया ऑरेंज। मीडियम बेसिक तो OH आयंस H प्लस आयंस को खत्म कर देंगे, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, कलर येलो। तो हमें अगर यहाँ पे राइट में जाना है तो हमें येलो कलर चाहिए, यानी बेसिक मीडियम होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं ये। फिर गिवन बफर सॉल्यूशन, अभी नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। देखो गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, ए बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एन एसिड और ए बेस। देखो अब लिखा मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, हमें याद है बफर सॉल्यूशन थी, बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है, और एक होता है बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस, ये 4 तरीके थे। एसिडिक बफर के अंदर वीक एसिड होता था प्लस उसका कंजुगेट बेस होता था, बेसिक बफर में वीक बेस होता था प्लस उसका कंजुगेट एसिड होता था, बस यहीं से पता लग जाएगा आंसर। तो देखो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, लाइन सही है, बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, सही है, एंड एन एसिड, एंड एन एसिड, सॉल्ट प्लस एसिड तो है, सॉल्ट ये मान लो बेशक, एसिड ये मान लो, लेकिन इसे एसिड के बारे में नहीं बताया कि स्ट्रॉन्ग है वीक है, तो उसको मैं पूरा करेक्ट नहीं मान सकता। और ए बेस, ये भी इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत होगी। फिर ब्लड इज नेचुरली अकरिंग, ये पता है ब्लड तो बफर होता है, क्या है, विच इज मेंटेन्ड बाय पीएच इज मेंटेन्ड बाय H2CO3 और NaHCO3, तो इसलिए ये करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी करेक्ट है, यानी आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 13th क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लस आई इफेक्ट पड़ेगा तो एसडी करेक्टर, प्लस आई इफेक्ट पड़ेगा एसडी करेक्टर कम हो जाएगा, पहला आंसर है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत ही इजी पेपर है, बहुत ही इजी। अभी मैं इजी पेपर दूंगा स्टार्टिंग में, सही ना। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, तुषार इस पेपर को दोबारा करना जरूर, और अभी चेक करो कितने क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गए हैं। 11th वालों को तो, अगर 11th वाला कोई बच्चा अटेंड कर रहा है, मैं, मेरा बस टारगेट ये होगा, उनको 7 या 8 क्वेश्चन भी समझ आ गए ना तो बहुत ज्यादा समझ आ गए हैं, अभी कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। बस मैं अभी चाह रहा हूँ कि अभी से तुम लोग फील करो कि तुम्हें मेंस के पेपर देने हैं आगे। देखो नेक्स्ट, अब तुषार ऊपर कर थोड़ा, 11th वाले में से
दिया, गर्वित, Yes, sir. दिवस, समझ आ रहा है तुम्हें? कुछ क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं? सर अभी ज्वाइन करी थी मैंने, टाइम नहीं दे पाता अभी पहले क्लास में। अच्छा, गर्वित, Yes, sir. कुछ भी क्वेश्चन पता लग रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ, जो भी समझ आ रहा है नोट जरूर कर लियो एक बार सारा, है ना? आगे जाके अपने आप दिमाग डेवलप हो जाएगा अगर इन क्वेश्चंस को करेगा। 14 क्वेश्चन से शो कर एक बार, Okay, sir. तुषार जल्दी। हाँ तुषार जल्दी शो कर 14 क्वेश्चन से। हाँ हाँ बोल नव्यांश। Yes, yes. सर मेरे को रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ी सर, एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी ऑफ हो गई, मैं फोन से कनेक्ट अच्छा कराया। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बाकी तुषार रिकॉर्ड और चित्राक्ष कर रहा है ना? Yes. हाँ तुम लोग पता है मैं अभी से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ तुम्हारे पेपर, तो एक बार फील तो आ जाए कि मेंस के पेपर देने हैं। अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा जब यहाँ पे मार्क्स आने लग जाएंगे। अरे तुषार शो कर जल्दी से, आगे 21 से 30 में टाइम ना लग जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। Yes, sir. कर रहा हूँ इसे। तुषार थोड़ा और एक्सपेंड कर, 14 क्वेश्चन से करना है अब, थोड़ा और एक्सपेंड कर दे। हाँ 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन इसमें है ऑल द, तुषार हाँ, ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। कौन सा टेस्ट है ये? डिस्टिंक्शन के अंदर आया। देखो डिस्टिंक्शन का दूसरा क्वेश्चन आ गया। तुम मेरे लेक्चर्स तो करो, तुम्हें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। नेम रिएक्शन तो आ रही है इसमें, डिस्टिंक्शन तो आ गया। ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड, ये वाले कंपाउंड, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, ये कह रहा है रिएक्ट करेंगे पैराटोल्यूइन सल्फोनिक क्लोराइड से, यानी C6H5SO2Cl से। C6H5SO2Cl से वही रिएक्ट करता है जो प्राइमरी अमीन होगा या सेकेंडरी होगा। प्राइमरी अमीन में NH2 होता है ना, RNH2 में HCl बाहर निकल सकता है। ऐसे ही सेकेंडरी अमीन होता तो भी एक H तो होता ही है, वो H बाहर निकल जाएगा। टर्शियरी में तो कोई नहीं है, H नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो पाती इसके साथ, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद लिखा है ना, तो इससे पहली स्टेटमेंट गलत है। फिर देयर प्रोडक्ट्स, अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaOH के अंदर सॉल्युबल है, ये लिखा ना, सॉल्युबल NaOH। NaOH के अंदर सॉल्युबल तभी होगा जब इसका एक H बच जाए। प्राइमरी अमीन में तो एक H बच जाएगा, एक H रिएक्ट कर गया, एक H बच गया, लेकिन सेकेंडरी में तो नहीं बचेगा, टर्शियरी में तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट गलत है, और ये पूरा टेस्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। डिस्टिंक्शन के शायद लास्ट लेक्चर में होगा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ये सही हुआ है चित्राक्ष? Yes. 11th वाले बच्चे ना इसलिए कर लेंगे ना, अब आगे 8-10 दिन में फिर दोबारा टेस्ट हो जाएगा, बताइए। तो तुम लोग अगर ये कर लोगे ना, नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शन और कन्वर्जेंस, और नहीं पूरी कर लोगे, लगभग 80% है उम्मीद की तुम और नहीं कर जाओगे मेंस लेवल तक की। एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में TL से TL प्लस बन रहा है और Cu2 प्लस से Cu। मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ नर्सी क्वेश्चन, 12th क्लास का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। E से इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाय में n की वैल्यू होगी 2, लॉग में आएगा TL प्लस का स्क्वायर बाय में Cu2 प्लस, बस ये चीज आ गई ना। अब इसने बोला इट कुड बी इंक्रीज्ड बाय ई सेल जो है, यानी ये वैल्यू, ये इंक्रीज हो सकता है कैसे? बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ TL प्लस। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, अगर मैं TL प्लस को बढ़ाऊंगा, देखो उधर, अगर मैंने इसको बढ़ाया तो फिर तो ये टर्म बढ़ जाएगी, ये टर्म बढ़ गई तो नेट कम हो जाएगा, तो गलत है ये। इंक्रीज बोला ना इससे, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ TL प्लस एंड Cu प्लस, दोनों को बढ़ाएं तब भी नहीं होगा ऐसा। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, ये तब भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, इसको बढ़ाएंगे, ये टर्म कम हो जाएगी, ये टर्म कम हो गई तो नेट बढ़ जाएगी, इसलिए आंसर यही होना चाहिए, फोर्थ। आंसर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के हो जाएगा आराम से, क्लास में कराया हुआ है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन ई सेल एंड E0 सेल, याद होगा टॉपिक तुम्हें। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखो, ये भी आ गया ना उससे ही, लगभग पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही। दो क्वेश्चन तो अभी पढ़ाए हैं जो आ गए। नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स, ट्रू है बिल्कुल।
नॉन मेटल्स हैव लोअर आयनेशन एनर्जी, ये गलत है बिल्कुल, नॉन मेटल की तो आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक, बिल्कुल सही है। सोडियम बहुत अच्छा मेटल है, और फ्लोरीन ले लो, बहुत अच्छा नॉन मेटल है, तो रिएक्टिव भी है वो दोनों बहुत, तो इसलिए ये सही स्टेटमेंट है। द नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, ये तो अभी क्लास में डिस्कस किया बहुत डिटेल में, जो मैंने 70 क्वेश्चन लिखवाए थे, याद है ना। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स क्या होती हैं? एसिडिक। मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक और न्यूट्रल। मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक, ये गलत लिख दिया इसने, क्यों लिख दिया गलत? क्योंकि जनरली एसिडिक नहीं होंगी, मेटल की ऑक्साइड सिर्फ +5 +6 +7 स्टेट में एसिडिक होती है, न्यूट्रल तो होती नहीं है। याद आ गया कि नहीं? तो ये भी गलत है। तो आंसर इसका क्या पूछा है इसने? करेक्ट स्टेटमेंट। देखना आंसर आ रहा है कि नहीं, ये ए एंड सी सेकंड आंसर। क्या आंसर है इसका? 17 का नहीं, 17 16 का। हाँ तो सी ये आ जाएगा आंसर। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन देखो। 17 जल्द डाल, देखो दूसरा, ये तो अभी पेपर में डिस्कस किया ना मैंने, क्वालिटेटिव। आयुष यस सर। अभी डिस्कस किया ना, पीछे पहला क्वेश्चन जो आया था उसी टॉपिक से क्वेश्चन, ये एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन आ गए देखो। इसलिए तुम्हें वो टॉपिक करना है, वो होमवर्क में करो उसको, नहीं तो अभी तो इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी है। जल्डाल्स मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन पाइरिडीन, बिल्कुल गलत है। जल्डाल्स मेथड पाइरिडीन के अंदर, यानी रिंग के अंदर नाइट्रोजन को डिटेक्ट नहीं करता। नाइट्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे NO2 के साथ अगर कोई भी RnO2 है, इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ये नाइट्रोजन अटैच टू इटसेल्फ, इनके साथ इन केसेस में नाइट्रोजन फंसा रहता है, तो वो आसानी से NH4 होल ट्वाइस SO4 में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए इनके साथ नाइट्रोजन डिटेक्ट नहीं होता जल्डाल्स मेथड के अंदर। अगली स्टेटमेंट क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट इन पाइरिडीन कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू, बिल्कुल गलत है ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये फंसा हुआ है बिल्कुल। समझ गए कि नहीं? तो इससे दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये सही हुआ गलत हुआ? ये 3 केसेस में जल्डाल्स मेथड नॉट एप्लीकेबल, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। ये तो देखो, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, और वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बताया हुआ। ये हाफ H2 से बनेगा H+, और AgCl से बनेगा Ag+Cl-, दोनों को ऐड करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आएगा एक। हाफ H2 से H+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दोनों को ऐड करो, इक्वेशन आ गई। इससे आंसर इसका 1 आ जाएगा डायरेक्ट, मैंने क्लास में बता दिया तुम्हें। आंसर वैसे गलत दे रखा है, सही ना? वैसे गलत दे रखा है, मैंने तुम्हें क्लास में बता दिया था। क्वेश्चन 19, फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये प्रिपरेशन है KMnO4 की, नेट प्रिपरेशन है KMnO4 की। तो MnO2 प्लस KOH डालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में, तो पहले मिलता है पोटेशियम मैंगनेट, ये 2 और 4 नीचे आएंगे, पोटेशियम मैंगनेट मिलेगा, स्टेटमेंट ट्रू है। मैंगनेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कालाइन मीडियम गिव्स परमैंगनेट आयन, ये भी सही है। ये बनने के बाद अगर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कालाइन मीडियम में, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट पास करके ऑक्सीडेशन करें, तो मिलता है KMnO4, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा 1। 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट वाला क्वेश्चन मैंने, हालांकि 11th वाले बच्चे अभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको मैंने शायद ये नहीं बताया नहीं है डिटेल। CrNH3+, क्रोमियम की स्टेट है 3+, यानी आर्गन 3d3, आर्गन 3d3 यानी 3 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड यानी आंसर 3.87, 3 अनपेयर्ड यानी आंसर 3.87, तो ये ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड। NiCl4 नेगेटिव, Ni पे 2 पॉजिटिव है, आर्गन 3d8, 3d8 है तो 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड तो 2 पॉइंट समथिंग, डायरेक्ट बताया हुआ आंसर तो मैंने तुम्हें, 2 अनपेयर्ड यानी 2 पॉइंट समथिंग, ये आंसर। हालांकि कई बार 1.9 दे दे या कुछ ऐसा दे दे ना, तो कई बार प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आंसर कम भी आते हैं, तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा आंसर को उसके अकॉर्डिंग। अभी तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ। COF6 3 नेगेटिव, तो CO पे 3 पॉजिटिव है, CO3 पॉजिटिव यानी आर्गन 3d6, तो आर्गन 3d6 आएगा, ये 3d6 आ गया। और इसमें बैक पेयरिंग कोबाल्ट 3+, बैक पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, रुकेंगे एक बार इसके लिए। फिर NiCN4 नेगेटिव, इसमें तो बैक पेयरिंग जरूर होगी, और DsP2 हाइब्रिडेशन आएगी, इसमें 0 आ जाएगा, इसका 0 आंसर है। तो एक बार चेक करो मैनेज हो रहा है कि नहीं इसमें। कोबाल्ट 3+ में 2 यहां से जाएंगे, 3d7 है ना, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं कोबाल्ट 3+ में? बैक पेयरिंग नहीं होगी, 4 आ रहे हैं ना, 4 आएंगे, बस चेक करना कोबाल्ट 3+, नहीं 3+ आर्गन 3d6 आ रहा है, हाँ 4 अनपेयर्ड आएंगे, सही है, तो 4.9 आएगा इसका आंसर। तो ये कर लेना, आंसर क्या आ रहा है? ए का कितना आया था? 3 अनपेयर्ड, 3 पॉइंट, ए का 2 आया ना, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4 है कहीं? ए का 2 बी का 4, ये आंसर होगा, थर्ड होगा, थर्ड ही है ना चित्रांश, देख ले बार।
Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर वाटर इज इतना, डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है वाटर का इतना एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते थे पहले, अब तो फिर भी कम हो गए आने लग गए, लेकिन पहले बहुत आते थे। डेल्टा एच टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और कल मैंने किसी से क्लास में पूछा भी था ये डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशन है, क्यूपी और क्यू में क्या रिलेशन है, किसी से पूछा था मैंने क्लास में। फॉर्मुले लिख के आ रहे हो, लेकिन फॉर्मुले याद होने चाहिए बहुत ढंग से। तो तुम्हें डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच कितना प्लस 40.49 दे रखा है किलो जूल में, डेल्टा ई निकालना है तुम्हें। फॉर कन्वर्जन ऑफ क्या है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर के लिए, H2O लिक्विड से H2O वेपर से या गैस बन रहे हैं, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 हो गई। एक प्रोडक्ट में एक गैस है, रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है, डेल्टा एनजी क्या होगा, प्रोडक्ट गैसियस माइनस रिएक्टेंट गैसियस, तो 1 आ गया डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी है 373 डिवाइड बाय 1000 कर देना ताकि ये किलो जूल में आ जाए आंसर। तो जो डेल्टा एच है उसमें से इस पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, यानी आंसर आएगा 40.49 से कम। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसको वहां पे तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, वहां पे तो तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं चाहिए हमें 5 क्वेश्चन ही करने होते 21 से 30 में, अभी तुम्हें सारे करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 किसका है, C2 का, 12 है ना, 12 है ना बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 से 2 कम है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 16 14 से 2 जा रहा है बॉन्ड ऑर्डर 2, Be2 0 बॉन्ड ऑर्डर, Li2 1 बॉन्ड ऑर्डर, Ne2 0 बॉन्ड ऑर्डर, N2 3 बॉन्ड ऑर्डर, He2 0 बॉन्ड ऑर्डर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 है मॉलिक्यूल सिर्फ। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें कोई कार्य सेंटर नहीं है, इसमें एक कार्य सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें कोई कार्य सेंटर नहीं है, इसमें कोई कार्य नहीं है, तो एक ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन टायरोसिन, टायरोसिन वो क्या होता है, अब आ गया ना ये जो मैं तुम्हें होमवर्क देता था कि जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं नॉन एसेंशियल करके आना है, RCH NH2COH, आर की जगह क्या आएगा, CH2 और फिनॉल वाला ग्रुप। याद आ गया कि नहीं? अब कितने कार्बन है काउंट कर लो, 6 कार्बन ये रहे, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 ये रहा, 9 कार्बन है, कार्बन पूछे टोटल। याद आ गया कि नहीं? ये मैं होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, एसेंशियल अमीनो एसिड्स याद करो, पूरा तंजमोनिक बताया हुआ है, वैल्यू आई अर्जी लाई थ्रू मिठाई वाला पूरा बता रखा है, उसको जरूर याद करो और स्ट्रक्चर्स करो, 1 लेटर सिंबल 3 लेटर सिंबल सब करना है उसमें। अब 25th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 25th, एक बार तुषार जल्दी से ऊपर कर दे। 25th क्वेश्चन, अब ये जिसने मेरे पास कन्वर्जेंस में फोरोन की प्रिपरेशन कर रखी होगी, याद है क्या फोरोन की प्रिपरेशन, 3 मॉलिक्यूल से एसीटोन के, इसमें क्या है, बेंजल्डिहाइड प्लस एसीटोन, एसीटोन कैसे लिखना, H2CH सील बॉन्ड O CHH2, और फिर एक बेंजल्डिहाइड और लिख देना ऐसे PHCHO, वाटर बाहर निकालो, वाटर बाहर जोड़ दो उसको, ये एल्डोल कंडेंसेशन है, एक्सेस में है बेंजल्डिहाइड, इसे हिंट दिया हुआ पूरा, ये जोड़ देना पूरा और काउंट कर लेना कितने पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड्स पूछे थे मैंने, बता दिया था क्लास में, पाई बॉन्ड निकालने थे इसमें, तो 3 पाई बॉन्ड इसमें, एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा बीच में, एक पाई बॉन्ड ये रहा, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 आंसर आ जाएगा, 9। फिर टोटल नंबर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये नहीं है एरोमेटिक, ये नहीं है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक प्लस चार्ज है ऊपर, यहाँ प्लस है, नहीं है एरोमेटिक, ये वाला नहीं है, ये पायरिडीन तो एरोमेटिक होता ही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कोई कंजुगेशन ही नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, तो इसमें आंसर बना जाएगा। मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस, मोल फ्रैक्शन पूछिए, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत बार सिखाया है, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कंसेप्ट, 4.44 डिवाइड बाय 4.44 प्लस 1000/18 ना, ये तो 55.56 आ जाएगा, 55.56 और ये 4.44, ये 60 आ गया, 4.44/60 आ जाएगा, बाय 60, इससे निकाल लेना, कैलकुलेशन करना, आंसर बता रखा है, आंसर एग्जैक्ट निकालना है इंटीजर टाइप में। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस CONH3, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया एक तरह से, ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट पूछी थी। कोबाल्ट पे 3+ चार्ज है, कोबाल्ट पे 3+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 3d6 होगा, 3d6 में बैक पेयरिंग हो जाएगी, 0 अनपेयर्ड, NiCl4 2 नेगेटिव, कोई बैक पेयरिंग नहीं, 2 अनपेयर्ड, तो आंसर 2 आ गया। 2 बार पूछ लिया सेम क्वेश्चन एक ही पेपर में। वेव नंबर पूछा है, 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ है, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ, 1/5800 इंटू 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर में बोला है, 10⁻⁸ लेना, तो इससे आंसर आ जाएगा। A solution is prepared by adding 1 mole of ethyl alcohol in 9 moles of water, 1 mole ethyl alcohol in 9 mole water, mass percent of solute, mass percent of solute पूछा है, तो 1 into इथेनॉल का मास 46 अपॉन में 1 into 46 प्लस 9 into वाटर है तो 18, बस 10 into 100, ये आ गए मास परसेंट, यही किया है ना परसेंटेज ऑफ मास, समझ आया कि नहीं? ये
यस और ये चित्राक्ष इसीलिए बोला था कि पेपर एक बार देख लिया अगर कुछ तेरे डाउट क्लियर हो गए क्या चित्राक्ष? यस सर वो 4-1 वाला ही डाउट था तेरा? सर वो वाला था 4-1 वाला जो 4-1 वाली बेंजल हेड वाला ना? यस अच्छा तेरे को याद है कन्वर्जेंस में तूने किया हुआ है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? मेसिल डाइऑक्साइड बनता है पहले, फिर उसके द्वारा एसीटोन डाल के डाइल्यूट HCl में। याद आया कुछ कि नहीं? सर हाँ यही अब देखिए वहां पे ना दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे इस चीज का कि हाँ ये भी हो सकता है क्वेश्चन में। यही चीज है चित्रा, ये तभी दूंगी जब पेपर प्रैक्टिस मैक्सिमम होगा। पेपर प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन ही आए हुए अच्छे। अभी मैं इजी पेपर दूंगा स्टार्टिंग में, बाद में बढ़ा दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 होमवर्क, एक एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वाला और एक होमवर्क क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला, उसके 2 क्वेश्चन डाले हुए पेपर के अंदर। वो हम करना है तुम्हें, वो करो उसको जरूर ढंग से। सर लास्ट सर, वाले चलो। में 21 आ रहा था। क्वेश्चन नहीं 22 आंसर है, 22 है उसका। हाँ बोलो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 28 कौन सा चैप्टर का है? कौन सा? 28 28 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी पढ़ाया नहीं है मैंने। अच्छा ठीक है। इन बच्चों ने लास्ट ईयर कर रखा है, इन बच्चों ने लास्ट ईयर कर रखा है। आयुष याद है कुछ कि नहीं? यस सर याद है ये सही हुआ गलत हुआ है क्वेश्चन? सर। वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अच्छा पता तूने, नहीं हाँ था। मेरे को ध्यान आ गया तेरा, ध्यान आ गया। तूने बैक पेयरिंग नहीं की थी शायद, है ना? यस सर। चल अब लेकिन आयुष जब प्रैक्टिस करेगा ना तो तेरी गलतियां ये मिनिमाइज हो जाएंगी। यही दूर करना है आयुष, तेरे को बहुत फायदा मिलेगा इससे। पेपर प्रैक्टिस जरूर करना ढंग से। अब तेरे को ये याद रहेगा, ये लंबे समय तक याद रहेगा बैक पेयरिंग वाला। सही ना आयुष? यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसे ही इसलिए कर रहा हूँ, फॉर्मुले वगैरह लिखते रहो और अभी से मार्क्स लेके आओ, अभी से मार्क्स लेके आओ ढंग से। आयुष सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं क्या? ये 2-3 रह गए, 2-3 नहीं समझ आए, कुछ भी किया नहीं है उसमें? सर सारे आ गए जाते। ज्यादातर आ गए। चलो अगर 26 भी आ गए तो बहुत है इस समय। इस समय बहुत है। इसको मार्क्स बढ़ाना 90 प्लस लेकर करना है किसी भी तरीके से। अभी 90 प्लस करेंगे भी तो फायदा मिलेगा बाद में। मेरे को भेज देना रिकॉर्डिंग के ऊपर, सही है? यस और होमवर्क करके आना सबको, पीरियोडिक का 11th वाले बच्चों को, 11th का और 12th वालों को भी पीरियोडिक का होमवर्क करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस।